नमस्कार, मैं ज्योति, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरियाल उधमपुर, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। किसकी धरती किसका धन, कौन अधिकारी जिसका श्रम, श्रमिकों का कौन करता शोषण, क्या शोषक है धनी वर्गन। ये पंक्तियाँ जिनके द्वारा लिखी गई हैं, आज मैं आपको उन महान लेखक से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम पहचान न केवल उधमपुर जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष के इतिहासकार लेखकों में शामिल है और उनकी इसी काबिलियत की वजह से उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। सरल स्वभाव, उच्च विचार, लेखनी में जादू है जिनकी, श्री शिवदत्त निर्मोही सर, आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। तो सर मैं ये चाहूँगी कि अपनी बात शुरू करने से पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप संक्षिप्त में अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि त्रिकुटा पहाड़ के नीचे एक गाँव है पैंथर, और उसके साथ नदी बहती है छोटी सी जिसको झज्जर कहते हैं। उसको हम ये कहते हैं कि ये सरस्वती का प्रतीक है। उस गांव में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनकी विशेष रुचि कला, साहित्य, इतिहास में होती है। केवल मैं ही नहीं, बहुत से वहाँ के लोग जो हैं वो इतिहास में रुचि रखते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं। जैसे कि ये हमारे दीनू भाई पंत हैं, वो भी उसी गांव के हैं। बाल कृष्ण बौर हैं, उसी गांव के हैं। जियालाल जी हैं, उसी गांव के हैं। इसी तरह से स्वामी नित्यानंद जी थे, उनका साधना केंद्र जो था वो पैंथली रहा। तो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत साहित्यिक है, उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा। मैं भी साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में आ गया। ठीक है सर। जैसे आपकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ से। ऐसा था कि गांव में जब मैंने प्रवेश किया, प्राइमरी स्कूल था जी सर। और मैं 1945 के करीब करीब स्कूल में आया। और उसके बाद ये हुआ कि पढ़ते रहे, और मेरे साथ मेरे जो सहपाठी थे वो भी बहुत तेज थे। मैं इतना तेज नहीं था पढ़ने में। अब जो हुआ कि पैंथर में ही हमने ये पढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद 1947 आ गया, आज़ादी मिली, हमने वो पीरियड भी देखा। फिर ये हुआ कि स्कूल छठी में आ गया, फिर 7वीं में आ गया। उनको कहते थे लोअर मिडिल स्कूल। 7वीं पास करने के बाद परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि हमारा परिवार पंजाब चला गया। मैं मक्खू कॉलोनी में रहा। 8वीं की परीक्षा जो है वो मैंने मक्खू कॉलोनी में की। अब ये था कि 8वीं के बाद मुझे 10वीं करनी थी, तो मैं फिरोजपुर चला गया। एक ही वर्ष में वहाँ पर उसका स्कूल का नाम था परमानंद हाई स्कूल। तो वहाँ पर मैं रहा। एक वर्ष में ही मैंने 10वीं की परीक्षा दी और 54 में 54 में मैं मैट्रिक करके बाहर आ गया। तो उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष से कम थी, इसलिए ज़रूरी था कि एक नौकरी के लिए आयु जो है, आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए थी। मैं 16 वर्ष का था, लेकिन मजदूर की उम्र जो थी ना वो 16 वर्ष रखी गई थी। तो मैं एक कंपनी में मजदूर बन गया। कंपनी का नाम था हिंदुस्तान स्टील कंपनी। तो वहाँ वो एक पुल का काम कर रही थी, वहाँ पर मैंने किया। लेकिन मेरा जो अधिकारी था उसने मुझे वहाँ पर नहीं रखा, वो स्टोर पर ले आया। तो मैं स्टोर में काम करने लगा। छपड़े में मैंने ये किया कि प्रभाकर भी कर ली, तो मैं मैट्रिक प्रभाकर हो गया। जब मैं मैट्रिक प्रभाकर हो गया, उम्र मेरी 18 साल की थी, तो मुझे पंजाब में भी नौकरी मिल गई जीरा में, और जम्मू कश्मीर में मिल गई हीरानगर में। तो मैंने उपयुक्त यही समझा मैं अपनी स्टेट को भी वापस चला जाऊँ। तो मैं 1956 में एक अध्यापक के रूप में हाई स्कूल हीरानगर में अध्यापक बन गया। वहाँ मैं लगभग 4 वर्ष रहा। वहाँ का जो वातावरण जब था ना वो बहुत ही साहित्यिक था। मक्खनलाल एमा मेरे साथी थे, और भी बहुत से ज्वाला विशाल वकील थे। वहाँ क्या होता था, विश्व स्तरीय जो समस्याएं थीं उन पर डिबेट्स होती थी, बहस होती थी, साहित्यिक वातावरण था। तो मैंने सबसे पहले जो लिखना आरंभ किया 1956 में ही, ये मैंने हिंदी में किताबें लिखना शुरू कर दी। शुरू में मैंने बच्चों के लिए लिखा, जैसे आदर्श के लेखन कला, बाल शिक्षा बोध। फिर मैंने इसके लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी लिखा, जैसे प्रगतिशील हिंदी व्याकरण। वहाँ से रियासी में वहाँ एक संस्था थी, कलाकार संस्था, सोमदास सुगम उसके प्रधान थे। वहाँ हम कवि सम्मेलन
आते थे, लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे और पढ़ते थे। पहली कहानी जो थी वो मैंने लिखी प्रायश्चित, और 1961 में उस कहानी को शिक्षा विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। उन दोनों बसूर साहब थे, तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा। फिर वहाँ से मैं रियासी से स्थानांतरित होकर के टिकरी आ गया। जी सर। जब मैं टिकरी में पहुंचा उन दिनों वो लोअर हाई स्कूल था। वहाँ 2-3 मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपनी क्वालिफिकेशन आगे बढ़ें। उन्होंने पीयूसी का फॉर्म भरा, मैंने भी भरा। उन्होंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैंने ड्रॉप नहीं किया। मैं छप्पन में टीचर बना था और ठीक 66 में मैंने पीयूसी की। फिर मेरा ध्यान जो था ना वो चला गया पढ़ाई की तरफ। मैंने टिकरी में रहते हुए ही ये 10वीं के बाद ही पढ़ाई शुरू की और मैंने 71 तक MA BEd जो था ना वो कर लिया। और इससे ये हुआ कि शिक्षा मेरी चलती रही, ध्यान भी चलता रहा, लेखन भी साथ साथ चलता रहा। टिकरी से स्थानांतरित होकर के मैं पहुंच गया चिड़ाई। जब मैं डिग्री कॉलेज में आया तो मेरी पहली जो नियुक्ति हुई वो हुई डिग्री कॉलेज कठुआ में। जी सर। कठुआ से मुझे प्रशिक्षण के लिए, विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर 5 राज्यों के और लोग भी आए थे। हिमाचल के थे, हरियाणा के थे, दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश के थे। वहाँ ऐसा माहौल बना, उन्होंने मुझे कहा कि आप कविता लिखना बंद कर दो। हाँ, आप कहानी लिखना भी बंद कर दो, आप उपन्यास लिखना भी बंद कर दो। मैंने कहा फिर मैं लिखूंगा क्या? उन्होंने कहा कि हम लोग पश्चिमी हिमालय पर काम कर रहे हैं। अच्छा। शिवानंद नोटियाल हैं, वो उत्तराखंड पर कर रहे हैं। मोलू राम ठाकुर हैं, वो इस पर हिमाचल प्रदेश पर कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप जम्मू पर काम करो, डुग्गर पर काम करो। मैंने काम क्या करना? उन्होंने कहा डुग्गर के इतिहास पर, डुग्गर की संस्कृति पर, डुग्गर की धरोहरों पर, डुग्गर के धर्म पर, डुग्गर के दर्शन पर। आप हमारे साथ जुड़ने से ये होगा कि हम एक आंदोलन चलाएंगे पश्चिमी हिमालय से। हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो एक ही है। जो भाषा जम्मू में बोली जाती है डोगरी, वैसा ही रूप हिमाचल में है, वैसा ही रूप जो है वो उत्तराखंड में है। तो उन्होंने मुझे, जब मैं जहाँ आया तो सबसे पहले हिमाचल वालों ने मुझे पुस्तकें भेजना शुरू कर दी। वो पुस्तकें जो थी उनका विषय था लोक साहित्य। जब मैंने पुस्तकें देखी तो उन्होंने मुझे कहा आप भी जम्मू पर लिखो। तो सबसे पहली पुस्तक जो मैंने लिखी वो थी डुग्गर की लोक गाथाएं। कारकों और बारों पर पुस्तक थी। और इस पुस्तक पर मुझे जम्मू कश्मीर राज्य की जो अकादमी आर्ट एंड कल्चर है उससे मुझे आर्थिक सहयोग भी मिला था। पुस्तक मेरी छप गई। छपने के बाद ये हुआ कि वो लोक साहित्य पर पहली पुस्तक थी अपने ढंग की, तो मुझे पुरस्कार भी मिल गया, बेस्ट बुक अवार्ड मिल गया। मुझे और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ऐसा करो कि पूरे लोक साहित्य पर आप काम करो। मैंने पुस्तक लिखी डुग्गर का लोक साहित्य। उससे एक तो वो पुस्तक जो थी वो उच्च स्तर पर आ गई। MA के विद्यार्थी थे हिंदी वाले, उनके पाठ्यक्रम में आ गए। डोगरी के MA थे, उनके पाठ्यक्रम में आ गए। इस तरह से ये हुआ कि और इस पुस्तक को बेस्ट बुक अवार्ड मिल गया। तो मुझे ये लगने लगा ये क्षेत्र तो मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे किताबें संस्कृति पर भेजी। मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर की संस्कृति। ये पुस्तक जो थी राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिल गई। 1990 की बात है। चंद्रशेखर उन दिनों भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके हाथों मुझे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिल गया। उससे मेरा प्रोत्साहन जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। काम करूं, मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के मंदिर। फिर इसी तरह से जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, उन्होंने मुझे अपने दुर्ग दिखाए और मैंने उनसे ये जाना कि दुर्ग स्थापत्य होता क्या है। तो मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के दुर्ग। अब इस तरह से क्या हुआ कि मुझे मगध विश्वविद्यालय ने बुलाया, तो वहाँ पर बुद्ध मत पर सेमिनार हुआ। तो मैं वहाँ से जब लौट कर के आया तो मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर में बुद्ध मत। मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने बुलाया, तो वहाँ पर क्या हुआ सूफीज़म पर सेमिनार हुआ। सेमिनार के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने पुस्तक लिख ली डुग्गर के दरवेश। जम्मू विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान पर 21 दिन की कार्यशाला हुई। तो जब मैं कार्यशाला से बाहर वापस आया तो मैंने पुस्तक जो लिखी डुग्गर का भाषाई परिचय, जिसमें जम्मू की 22 उपबोलियाँ जो थी वो भी उसमें समाहित थी। पुस्तक लिखती जम्मू का डुग्गर का इतिहास, और वो संदर्भ ग्रंथ बना MA के लिए। मुझे और भी प्रसन्नता हुई। फिर मैं राजस्थान में गया
वहाँ पर महलों पर एक सेमिनार था, तो मैं वहाँ जब लौटा तो मैंने ये देखा, मैं भी डुग्गर की ऐतिहासिक महलों को ढूंढता हूँ, महलों को मैंने ढूंढा, पुस्तक मैंने लिख दी डुग्गर की ऐतिहासिक महिला। फिर इस तरह से जो क्रम था, फिर मैं अजंता अलोरा की तरफ गया। वहाँ पर जब मैंने गुफाएं देखी अजंता अलोरा की, मुझे लग रहा है ऐसी गुफाएं तो जम्मू में भी हैं। मैं घूमा फिरा और गुफाएं मैंने ढूंढी और मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर की के गुफा। तो मैंने क्या किया कि किताब लिख दी डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ। उसमें क्या था कि जितने राजे महाराजे या ऐतिहासिक पुरुष थे उनका उसमें जीवन वृत्त आ गया, समाधियों पर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस पर पुस्तक लिख दी कि डुग्गर के सर, कि मैं पहाड़ों में घूमा फिरा, जितने भी सर मुझे मिले उन पर मैंने किताब लिख दी। फिर मैंने तालाबों पर काम शुरू किया, तो मैंने डुग्गर के तालाब जो थे उन पर पुस्तक लिख दी। पुस्तकों पर पुस्तकें मैं लिखता गया और मुझे प्रेरणा मिली। अब जिन दिनों मैं यहाँ था गढ़वाल की तरफ, वहाँ पर मैंने देखा कि एक मेरे मित्र थे, वो लोक देवताओं पर काम कर रहे थे। तो जहाँ पर आकर के मैंने डुग्गर के लोक देवता था ना उन पर काम कर दिया। जापान का मैंने एक सरोवर के विषय में पढ़ा, वो कृषक था, तो उस पर बहुत काम हुआ था। तो मैंने जहाँ आकर के बाबा जिट्टो पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से क्या था कि मुझे विषय पर विषय मिलते गए। जहाँ पर भी मैं जाता था, जो भी मुझे नया विषय मिलता था, मैं उस पर काम करता जाता था। और काम करने का मेरा तरीका ये था कि मैं अपना थैला उठाता, सुबह मैं निकल पड़ता। मैंने अगर किले ढूंढने होते तो पहाड़ों पर चढ़ जाता, सरोवर ढूंढने होते तो सरों पर चढ़ जाता। फिर मैंने एक किताब लिखी थी डुग्गर की जातियाँ। उसमें मुझे आवश्यकता थी कि जितने भी जनजातियाँ हैं, आदि जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके घरों में मैं जाऊँ, उनसे मैं संपर्क करूं। भाषा तो उनकी मुझे आती थी। अगर मैं गुजरों के पास जाता था गोजरी में बात करता था, अगर मैं कश्मीरियों के पास जाता था तो मैं कश्मीरियों के साथ बात कर लेता था, अगर गद्दियों के घर में जाता था गद्दियों, उनका खाना लाना पहनना, इसके विषय में क्योंकि मैं उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने अनुभव किए, तो मैं चलता गया। फिर मुझे लगने लगा डुग्गर के छोटे छोटे अंचल हैं, हर अंचल की अपनी अलग अलग पहचान है, क्यों मैं उस पहचान को बनाए रखने के उन पर भी पुस्तकें लिखूँ। सबसे पहले मैं चला गया पाडर में। पाडर में जाकर देखा, वहाँ पर तो 3 तरह की संस्कृतियाँ थी। एक बौद्ध संस्कृति थी, उनकी अपनी पहचान थी। एक वहाँ की पाडरी संस्कृति थी, उनकी अपनी थी। कोई किश्तवाड़ का उस पर प्रभाव था। तो मैंने पुस्तक लिख दी इस पर, पाडर लोक और संस्कृति पर। तो वो पुस्तक जो थी वो भी राष्ट्रीय स्तर पर चली गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 2002 में मुझे दिल्ली बुला करके सम्मानित किया। इससे मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। फिर मुझे लगने लगा कि ये एक त्रिकुटांचल पहाड़ जो है, इसके पीछे जो पंचारी का एरिया है, ये इसको प्रकाश में नहीं लाया गया है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ चला गया। पूरा का पूरा दिमाग एरिया था, वो मैंने ढूंढा, घूमा, वहाँ की जातियों की तरफ मैंने ध्यान दिया। तो मैंने किताब लिख दी पंचारी लोक और समाज और परंपरा। जैसे किश्तवाड़ जनपद था तो मैंने पुस्तक लिख दी किश्तवाड़ संस्कृति और परंपरा। वो पुस्तकें भी जो थी वो भी ये थी ना, पुरस्कृत हुई। फिर मैं जिला उधमपुर को लिया, तो मैंने जिला उधमपुर पर जो पुस्तक लिखी वो 400 पृष्ठों की वो छप रही है। मैंने डुग्गर की बावलियाँ ली, तो बावलियों पर मैंने अलग पुस्तक लिख दी और मैं आ गया। मुझे विदेशी विद्वानों की कई किताबें ऐसी मिली जो पैरासाइकोलॉजी पर थी। तो मैंने भी किताब लिख दी कि डुग्गर की पराविद्या, वो पुस्तक मेरी आने वाली है, प्रकाशित हो रही है। इस तरह से मेरा क्रम जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है कि डुग्गर के एक एक पत्थर में इतिहास छुपा हुआ है, वीरों की धरती है, शौर्य जहाँ का जो है ना एक मूल गुण रहा है, युद्ध प्रिय रहे हैं, इन्होंने युद्ध जीते हैं। तो क्यों ना, जैसे मैंने डुग्गर के अमर सेनानी पुस्तक लिखे, वीर योद्धों पर जो थी मैं लिखता ही गया। सर ने जिस तरह से अपना जो ये लेखन का जीवन का सफ़र है, इसको काफ़ी विस्तार से बताया है
और ये सब सुनने के बाद, इन विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सर तो ज्ञान का भंडार है। और सर ने जैसे कि अपने विचारों में बताया है कि ज़्यादा इन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर उस पर काम किया है। तो सर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर हमें किसी भी संस्कृति या इतिहास की धरोहर या किसी भी चीज़ का ज्ञान लेना है तो हम आपके द्वारा किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें आसानी से ज्ञान मिल सकता है। और सर आप जैसे ही लेखक, महान लेखक, मैं कहूँगी कि आपने आज भी संस्कृति को, इतिहास को एक संरक्षित करके किताबों में रखा हुआ है, जो कि हमारे लिए और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो सर आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो आपका लेखन का सफ़र रहा है जो अभी भी चल रहा है, सर आपने किस शैली, किस विधा और किस भाषा में ज़्यादा रखा है आपने? मुख्य रूप से ऐसे तो मैं डोगरी में भी लिखता था, लेकिन मुझे ये लगने लगा अगर मैंने डुग्गर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर लाना है जी सर। तो भाषा जो है वो हिंदी या अंग्रेज़ी होनी चाहिए। मेरी भाषा जो थी एक अध्यापक के रूप में वो थी हिंदी। मैंने हिंदी को ही माध्यम बनाया। इससे ये हुआ कि मेरी पुस्तकें पूरे भारत में, पूरे हिमालय में पढ़ी गई। ये मुझे लाभ पहुंचा। मेरी पुस्तकें डोगरी में भी हैं, जो मैंने ये सृजनात्मक साहित्य लिखा है वो डोगरी में लिखा है। जो मेरा शोधपरक साहित्य है वो मेरा हिंदी में है। इसका परिणाम ये हुआ, मणिपुर में किताबें गई, उन्होंने भी पढ़ा, त्रिपुरा में गई, उन्होंने भी पढ़ा, असम में गई, उन्होंने भी पढ़ा। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि पटियाला विश्वविद्यालय में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक पेपर पढ़ा गया और पढ़ने वाले थे, वो थे असम के। उन्होंने पढ़ा ट्राइब्स ऑफ असम। उन्होंने नदियालों का नाम लिया, तो मैंने कहा नदियाले तो हमारे इधर भी हैं। वो कहते वो कैसे हो सकता है, वो तो असम में है। वो कहना कहाँ रहते हैं, मैंने कहा चंद्रभागा नदी के साथ साथ रहते हैं। वो कहने लगे कि वो तो ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते हैं। तो मैंने कहा वो काम क्या करते हैं, नाविक का करते हैं। मैंने कहा इनके विषय में यही कहा जाता है कि ये भी पहले पुल पार कराते थे, नाविक का काम करते थे। तो अब ये आया कि हम नदियालों पर दोनों मिल करके, असम के लोग भी और जम्मू के लोग भी मिल करके नदियालों पर काम करें, ये जानने का प्रयास करें आखिर ये आए कहाँ से हैं और जम्मू कैसे पहुँच गए और असम कैसे पहुंच गए। जब हमने इन पर शोध कार्य किया तो पता चला कि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। एक शाखा जो थी वो असम की तरफ चली गई ब्रह्मपुत्र के साथ साथ, दूसरी चंद्रभागा के साथ जम्मू की इन पहाड़ियों में आ गई। तो सर आगे मैं बात करूंगी कि जिस तरह से लेखन में आपकी बहुत रुचि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक के लिए अगर कुछ किसी भी बात पर लिखना है तो एक एकांत वातावरण की ज़रूरत रहती है। तो सर अगर दूसरी तरह हम बात करते हैं फैमिली को लेके, तो एक फैमिली की जिम्मेदारी भी रहती है। तो सर ये जो सिचुएशन थी कि अपना जो काम है वो भी करना है और फैमिली को भी देखना है, तो इन दोनों चीज़ों में किस तरह से आपने एक मतलब कि संतुलन बनाए रखा है और इस समय जो आपकी फैमिली है मतलब किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है? ऐसा है कि मेरी जो माँ थी, हाँ जी, उसने परिवार को संभाला। जी सर। मेरी पत्नी ने परिवार को संभाला। जी सर। उन्होंने व्यवधान नहीं डाला। मैं दो महीने बाहर रहता था, तो मेरी पत्नी बच्चों के साथ अकेली रह लेती थी। मेरी माँ मेरे बच्चों को संभाल लेती थी। आधे बच्चे जो थे वो मेरी माँ के साथ ही रहते थे, तो आधे बच्चे मेरी पत्नी के साथ रहते थे। शोध कार्य में मेरी माँ ने भी मेरा साथ दिया, मेरी पत्नी भी मेरा साथ दिया। उन्होंने व्यवधान नहीं डाला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं अगर जाता था तो उनका मुझे सहयोग मिलता था, व्यवधान नहीं आता है। हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। सर प्रोग्रेस की, तरक्की की अगर बात करते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों का आपस में सहयोग हो तो काफ़ी काम करने में एक आनंद मिलता है। तो सर ये जो आपने विचार रखे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, मतलब आपके विचारों को सुनने के बाद उनमें काफ़ी एक सकारात्मक सोच आई होगी और ज़िंदगी जीने का एक उनको एक आसान, एक मतलब अच्छा एक मतलब कि तरीका मिलेगा। तो सर आगे मैं बात करूँगी कि जैसे आप तो काफ़ी, जैसे आपने विचार रखे कि काफ़ी टाइम से आप कई सारी किताबें लिख रहे हैं, तो सर अभी तक आप कितनी किताबें लिख चुके हैं और कितनी मतलब आपकी प्रकाशित हुई हैं? तो अभी कोई ऐसी किताब जो आप लिख रहे हो और हमें आने वाले समय में मतलब पढ़ने के लिए मिल सकती है? जी हाँ, ऐसा है कि लगभग मेरी 45 कुल किताबें 45 छप चुकी हैं, जिनमें से
6 किताबें शिक्षा से संबंधित हैं। BA पार्ट फर्स्ट में भी मेरी किताब पढ़ाई जाती है, आलोचना सिद्धांत। जी सर। MA में डुगर का इतिहास पढ़ाई जाती है, बच्चे डुगर का लोक साहित्य भी पढ़ते हैं। जो प्रारंभिक श्रेणियों में थे उनके लिए भी मैंने पुस्तकें लिखी थी, बाल शिक्षा बोध, आदर्श लेखन कला, प्रगतिशील हिंदी व्याकरण। लेकिन अगर हम इनको छोड़ भी दें जी सर। तो अलग से जो शोध पर मेरी पुस्तकें हैं, जैसे लोक साहित्य है, जी सर। लोक साहित्य पर मेरी 7 के लगभग पुस्तकें हैं, इतिहास पर मेरी 6-7 पुस्तकें हैं, संस्कृति पर मेरी 6-7 पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों की संख्या जो है वो 35 है। 2 पुस्तकें जो हैं वो मेरी डोगरी में हैं, जो सृजनात्मक साहित्य पर हैं, जैसे मेरी आत्मकथा है जीवन चक्कर। जी सर। तो उसमें मेरे जन्म से लेकर के जितनी मैंने उपलब्धि की है वो पुस्तक मेरी डोगरी में है। इसी तरह से कहाँ कहाँ मैं गया, क्या मेरे अनुभव रहे, उस पुस्तक का नाम है यात्रा चक्कर, वो भी डोगरी में है। और तीसरी पुस्तक जो है घटना चक्कर, वो जो छपने वाली है वो भी डोगरी में है। इस तरह से जो मैं काम सृजनात्मक रूप से क्रिएटिव राइटिंग जो है वो मेरी डोगरी में होती है, शोध पर लेखन जो होता है वो हिंदी में होता है। जी सर। धन्यवाद। हाँ, मैं जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर सर की जीवन के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उनके द्वारा ये आत्मकथा लिखी हुई जो किताब है इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो सर आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने अलग अलग जगह पे जाके अध्ययन किया है। तो सर कई बार होता है कि अध्ययन करते समय कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ अच्छा अनुभव भी रहता है, कुछ खराब अनुभव भी रहता है। तो कोई ऐसा कि सर जिसको आज तक आप भूल ना पाए हो और हमें सुनने वालों को आप अगर शेयर कर। ऐसा है कि जिन दिनों मैंने ज़्यादा शोध कार्य किया उन दिनों आतंकवाद फैला हुआ था। ओके सर। ठीक। मिलिटेंसी बहुत सी थी। जी सर। 2012 की बात है, किश्तवाड़ संस्कृति पर एक इतिहास और संस्कृति पर एक सेमिनार था। जी सर। मैं भी गया हुआ था। कल्चरल एकेडमी से ज्ञान सिंह गए हुए थे, बसोली से शिव जोड़िया थे। जी सर। तो हम जब एक साहब आए, कहने लगे कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको फ्रीदिया काली दिखाता हूँ। शाम को वो ले गए। लेने के बाद जो है जब रात पड़ गई, वो हमें सड़क के रास्ते से नहीं लाए, एक तंग गली के रास्ते से लाए। ओके सर। और जब हम उस गली से जा रहे थे तो बीच में 3 लोग जो थे वो हमारा रास्ता रोक करके खड़े हो गए। ओके सर। हम पहचान गए कि ये कौन लोग हो सकते हैं। तो इससे पहले कि वो हम पर हाथ उठाते तो मैंने खुद ही प्रश्न किया कि आपको फरीद अहमद फरीदी ने भेजा है? अच्छा। वो किश्तवाड़ क्षेत्र के बहुत बड़े लेखक थे। कहने लगे हाँ वही उन्होंने। मैंने खुद कहा है, ये ऊपर छत पर बैठे हैं। मैंने कहा चलो ना। तो जैसे उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी तो हम दौड़ करके, मस्जिद पास ही थी, आगे पुलिस थी, हमें संरक्षण मिल गया। तो मैं चाहूँगी कि अध्यापकों के लिए और विद्यार्थी, मतलब उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है कि जो शिक्षा जो हम अर्जित करते हैं ना, वो नौकरी के लिए ही नहीं है। इससे क्या होता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जी सर। हमें केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना है। जी सर। जो आंखों का देखा हुआ ज्ञान होता है ना, उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। आप समुंदर के विषय में बताएंगे, बहुत बड़ा पानी का होता है, बच्चे के दिमाग में नहीं बैठेगा। जब आप उसको समुंदर दिखाएंगे तो समुंदर की जो कॉन्सेप्ट जो होगी उसके दिमाग में आ जाएगी। पहाड़ के बारे में बताएंगे तो शब्दों में पहाड़ नहीं आएगा, पहाड़ दिखाएंगे उसको वह स्वीकार कर लेगा। इस तरह से जो शिक्षा जो हो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसको व्यवहारिक शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। केवल शिक्षा जो है ना वो मौखिक नहीं होनी चाहिए, लिखित तक नहीं होनी चाहिए। हाथों से जो शिल्प जो है वो हम बच्चों को सिखाएंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे उनको एक व्यवहारिक ज्ञान होगा और वो जीवन में बहुत सफल रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं और सभी जो लोग हैं, माता वैष्णो देवी से हमारी ये प्रार्थना है कि आपको आने वाले समय में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जाए। और इन्हीं बातों को ये साथ में रखते हुए मैं सबसे विदा लेना चाहूँगी। मैडम जी, जो मुझे मिला है ना, मैं उससे परम संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस योग्य भी नहीं था जो मुझे राज्य सरकार ने दिया, जो मुझे भारत सरकार ने दिया। मैं राज्य सरकार का धन्यवादी हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र में था तो मुझे स्टेट अवार्ड मिल गया था। उन दिनों मैं टिकरी स्कूल में था और मेरी सर्विस जो थी वो 10-11 साल की ही थी।
तो इस तरह से मुझे पुरस्कार पर पुरस्कार मिलते गए, प्रोत्साहन सर, पर जी प्रोत्साहन सर। मिलते गए, तो मैं भी आगे बढ़ता गया। बहुत बहुत धन्यवाद।